हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज दोस्तों मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, तो आप लोग वहां पर जाकर के रोजाना क्विज सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सभी मंथली क्विज, डेली क्विज वगैरह भी अवेलेबल होती हैं, तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको डेली डिटेल पीडीएफ भी भेजी जाती है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, तुर्की देश के ऊपर कौन सा सागर है। तो दोस्तों तुर्की जो कंट्री है उसके ऊपर है काला सागर और नीचे जो है वो है भूमध्य सागर। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। पेड़ों की कटान रोकने से था। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में कल काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। ऐसे ही आप सभी लोग डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस किसने जीती। तो दोस्तों मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस जीत ली है मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने? मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये हैं रेडबुल के खिलाड़ी। रेडबुल के खिलाड़ी हैं ये और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के रहने वाले हैं। कौन सा खिलाड़ी कहाँ का है और किस टीम से खेलता है, ये F1 रेस में इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे दोस्तों लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, चलिए मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इनकी इस सीजन की दूसरी जीत थी और इनके कैरियर की टोटल 12वीं जीत थी। जी हाँ, कैरियर में टोटल 12 रेस जीते हुए हैं F1 के, फार्मूला 1 के, और इस सीजन में इन्होंने दूसरी रेस जीती हुई है। इस सीजन में इससे पहले कौन सी रेस जीती थी? इससे पहले इन्होंने इटली में एमिलिया रोमाग्रा F1 रेस जीती थी। एमिलिया रोमाग्रा F1 रेस। ठीक है, उसके अलावा जो भी रेस हुई उसको जीता है दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा F1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात करें तो इन्होंने पहली बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर थे कार्लोस सेंज और तीसरे स्थान पर थे एल नॉरिस। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो अभी हाल ही में ग्लोबल G20 समिट हुआ, इसमें मेजबानी की है इटली ने। इटली ने मेजबानी की है यूरोपीय आयोग के साथ मिलकर के। अभी इटली और यूरोपीय आयोग ये दोनों ने सह अध्यक्षता की है G20 समिट की, ग्लोबल G20 समिट की। दोस्तों इस बार, इस पूरे वर्ष इटली ही अध्यक्षता करने वाला है G20 का। पिछली साल किसने किया था? सऊदी अरेबिया ने किया था। अभी मैं आपको आगे पूरी लिस्ट बताऊंगा। ठीक है, तो इटली ने फिलहाल किया है और ये टोटल बेस्ड था कोविड-19 को लेकर के, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग कोविड पैंडेमिक फैला हुआ है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया परेशान है इससे। तो मेन इन लोगों का उद्देश्य यही था, कोविड महामारी को लेकर के कैसे इसको दूर किया जा सके, इस पर समिट हुई। इस समिट में ACT एक्सेलरेटर को लॉन्च करने में ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिससे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जो है और वैक्सीनेशन जो है वो तेज़ी से किया जा सके कोविड के लिए। ACT एक्सेलरेटर क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर। ठीक है, तो तेज़ी से कोविड-19 पर काबू पाया जा सके, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। G20 में मेन उद्देश्य यही था। अब देखिए G20 जो समिट है दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20 समिट, पिछली बार जो ये आयोजित हुआ था इसकी मेजबानी पिछली बार, पिछले पूरे के पूरे साल किया था सऊदी अरब ने। तो रियाद में ये आयोजित हुआ। तो जब भी कोई समिट होता है तो उसका आयोजन जब होना होता है वो तो होता ही है उस 1-2 दिनों में, लेकिन उस पूरे साल में उससे रिलेटेड जो भी उसकी समिट होती हैं, मंत्रियों की, रक्षा मंत्रियों की, या फिर कोई और भी समिट होती हैं उसकी, वो सब की अध्यक्षता वही देश करता है। जैसे इस बार, पिछली बार अगर बात करें तो पिछली बार सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुआ G20 शिखर सम्मेलन, लेकिन G20 की बाकी जो भी बैठक हुई उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने भी किया पिछले साल। इस वजह से इस बार भी अभी G20 शिखर सम्मेलन का जो मेन होने वाला है समिट, वो होगा दोस्तों 30 और 31 अक्टूबर को रोम में, इटली की राजधानी रोम में आयोजित होगा। लेकिन अभी बाकी जितनी भी बैठक होंगी G20 की, वो सबकी अध्यक्षता इटली ही करेगा इस पूरे के पूरे साल। ठीक है, 2021 में। 2022 में अगर बात करें तो 2022 में इंडोनेशिया यही काम करेगा। फिर 2023 जब आएगा तब वहां पर भारत करेगा सभी समिट की मेजबानी G20 के। ठीक है, तो G20 की 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत।
2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडोनेशिया। 2021 में कौन कर रहा है? तो इटली कर रहा है। 2020 में किसने किया था? तो सऊदी अरब ने किया था, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। 2019 में किसने किया था? तो ये जापान के ओसाका में हुआ था। अच्छा, 2024 में कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। ये लिस्ट आप लोग याद रखिएगा और कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इटली आया है, इटली दिखाते हैं आपको वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में और यहाँ पर आपको दिख जाएगा पूंछ वाला ये देश यूरोप महाद्वीप में। यहाँ पर देखिएगा ये जो पूंछ है यही देश है इटली। ठीक है, इटली की राजधानी होती है रोम। इटली की मुद्रा होती है यूरो। क्या होती है? यूरो। और मारियो द्राघी हैं यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर, मारियो द्राघी। क्लियर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों अभी हाल ही में फोर्ब्स ने टॉप 10 एथलीट्स की घोषणा की है। टॉप 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की घोषणा की है, एक लिस्ट जारी की है और इसमें टॉप पर हैं कोनोर मैकग्रेगर। ध्यान रखिएगा, कोनोर मैकग्रेगर ये है टॉप पर। सेकंड पर लियोनल मेसी हैं और थर्ड पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये टॉप 10 की बात की गई है। टॉप 10 में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, सिर्फ टॉप 10 की ही लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। तो फर्स्ट पर कोनोर मैकग्रेगर हैं, ये यूएफसी गेम से हैं रिलेटेड और इनकी कमाई है $180 मिलियन। पिछले 1 सालों में इन्होंने $180 मिलियन कमाए हुए हैं। सेकंड पर लियोनल मेसी हैं जिन्होंने $130 मिलियन कमाए हुए हैं। थर्ड पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि 120 मिलियन कमाई किए हुए हैं। क्लियर। अब देखिए कोनोर मैकग्रेगर जो है ये आयरलैंड के हैं, लियोनल मेसी कहाँ के हैं? ये हैं अर्जेंटीना के, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? ये हैं पुर्तगाल के। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ से यास नामक नया चक्रवाती तूफान उठा है? तो दोस्तों इसके बारे में हम पहले भी कवर कर चुके हैं। यास नाम का चक्रवाती तूफान जो है ये बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ है और अभी 26 और 27 मई को ये ओडिशा से और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। दोस्तों आपको याद हो जब आया था ताउते तूफान तभी मैंने इसका नाम आपको बताया हुआ था और उसके जस्ट 1-2 दिन बाद ही हमारे भारत के मौसम विभाग ने सचेत किया था, चेतावनी दी थी कि एक और तूफान बन रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है बंगाल की खाड़ी में। उसी टाइम पर आपको बताया गया था कि इसका नाम क्या होगा और ये किस तरफ आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यास नाम का जो तूफान है ये 26 और 27 मई को आने वाला है, यानी कि कल या परसों में ये तटों से टकरा जाएगा। अभी ये बंगाल की खाड़ी में ही है। इसका नाम यास किसने दिया है? तो इस पर तो मैंने आपको पूरा डिटेल वीडियो ही दिया है। अगर आपने पिछले कई दिनों से फॉलो किया होगा हमारा चैनल तो आपको जरूर मिली होगी वीडियो। ओमान ने नाम दिया है, यास का मतलब होता है एक चमेली जैसा पेड़ होता है, उसी पेड़ के नाम पर ओमान ने रखा है ये नाम यास। ठीक है, तो अरब सागर में अभी जो आया था उसका नाम ताउते था, म्यांमार ने रखा था, और बंगाल की खाड़ी में अभी जो यास नाम का तूफान आ रहा है इसका नाम ओमान ने रखा है। ठीक है, तूफानों का नाम कैसे रखा जाता है इसको जानने के लिए आपको जो ये पीडीएफ दी जाएगी इस पर इस लिंक पर क्लिक करना, आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप लोग चैनल पर जाकर के सर्च कर लेना, मिल जाएगी। वीडियो भी हाल फिलहाल में अपलोड हुई है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों फीफा के अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। भारत में आयोजित होगा फीफा का अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022। ये आयोजित होगा 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में। एक्चुअली में 2020 में सबसे पहले आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते 2021 तक टाला गया, फिर कोविड के चलते 2022 तक टाल दिया गया है, लेकिन मेजबानी भारत ही कर रहा है। ओके, फीफा ने अपना नया कैलेंडर भी लॉन्च कर दिया है जिसमें पूरा शेड्यूल है कौन कौन से मैच होंगे, आयोजित होंगे आने वाले दिनों में, जिसमें देखिए फीफा का अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 का ये भारत में होने वाला है 11 से 30 अक्टूबर को। फीफा का अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप ये कोस्टा रिका में होगा 2022 में, ये 10 से 28 अगस्त के बीच में होगा। फीफा का महिला विश्व कप जो होगा, जो मेन होता है फीफा का विमेंस वर्ल्ड कप, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक साथ होस्ट करेगा। पहली बार ऐसा हुआ जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साथ साथ होस्ट करने जा रहा है। 2023 में ये आयोजित होगा 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में। फीफा का जो वर्ल्ड कप पुरुष वाला है वो दोस्तों 2022 में आयोजित होगा, कतर में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये तो पहले से ही फिक्स था। फीफा के अगर बारे में बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है?
फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में और स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी स्थापना, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। और गियानी इन्फेंटिनो जी हैं फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में अवतार सिंह भसीन ने लिखी है दोस्तों, नेहरू तिब्बत और चीन नाम से एक पुस्तक। बहुत ही चर्चित पुस्तक है ये, अवतार सिंह भसीन जी ने लिखी है। इसमें 1949 से लेकर के 1962 तक इंडिया चाइना के वार और तिब्बत के बीच में जो भी चीज़ें थी सब कुछ इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए गए हैं और बहुत ही रिसर्च के बाद इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, अवतार सिंह भसीन जी ने। 1949 में दोस्तों, जब से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया, इसके बाद से लेकर के 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ, तब तक की पूरी स्टोरी इस बुक में इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में जेन गुडाल ने जीता है दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार, टेम्पल्टन अवार्ड 2021 के लिए। जेन गुडाल ये एक प्राकृतिकवादी हैं, जेन गुडाल, जो कि आपको इमेज में दिख रहे हैं। इनको दोस्तों जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनकी रिसर्च में इनके योगदान के लिए दिया गया है ये अवार्ड। 2021 का विजेता इनको घोषित किया गया है। इन्होंने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी पर किया था रिसर्च, ठीक है, और उस चिंपैंजी पर जो इन्होंने स्टडी किया था उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और उसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1973 को हुई। 1973 से ये दिया जाना शुरू हुआ है। ये जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसमें पुरस्कार राशि 1.1 मिलियन यूरो दी जाती है। अभी इसका आयोजन फ्रांसिस कॉलिंस द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुनः अध्यक्ष चुना गया? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के एक बार फिर से अध्यक्ष चुने गए नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जी दोस्तों ये भारत के हैं और ये लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। अभी हाल ही में दोस्तों 47वीं कांग्रेस हुई थी, एक वर्चुअल कांग्रेस हुई थी, एजीएम मीटिंग हुई थी और उसमें इनके लिए वोटिंग की गई और इन्होंने बेल्जियम के जो प्रमुख हैं हॉकी महासंघ के, मार्क कॉड्रान, इनको हरा दिया। इनको 2 वोटों से हरा दिया, ठीक है, मार्क कॉड्रान को। क्लियर? तो एक बार फिर से ये चुने गए दूसरे कार्यकाल के लिए, अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। ये 2024 तक पद संभालेंगे। पहले 4-4 वर्षों के लिए मिलता था पद, लेकिन अब 3 साल के लिए कर दिया गया है। तो 2024 तक, 2021 से 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ये इस पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र एशियाई बने थे दोस्तों, एकमात्र एशियाई बने थे जब ये नियुक्त किए गए थे और अभी भी एकमात्र एशियाई ही हैं। ये भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं। ये साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य भी हैं नरेंद्र बत्रा जी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका लाजेन, स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष एक बार फिर से नरेंद्र बत्रा जी बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में हेमंत विश्वा शर्मा जी को वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का, इसकी काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। हेमंत विश्वा शर्मा ये दोस्तों असम के सीएम हैं। असम में अभी हाल ही में इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है और सीएम बने हुए हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत विश्वा शर्मा, और अब इन्हें विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों ये भारत में जो बैडमिंटन है, भारतीय बैडमिंटन संघ जो है उसके ये अध्यक्ष भी हैं। ये भारतीय बैडमिंटन संघ के यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ अब ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के सदस्य भी हैं और इसके साथ ही ये बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं और असम के सीएम तो अभी हाल फिलहाल में ये बने ही हैं। तो अभी यहाँ पर भी इसके लिए भी एक हुआ था, एजीएम हुआ था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें इनके लिए वोटिंग की गई। तो 20 सदस्यीय वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन परिषद के 21 प्रतियोगियों में शर्मा जी को चुना गया है, हेमंत विश्वा शर्मा जी को। इनको 236 वोट मिले और वोटिंग में इन्होंने फिर से जीत लिया है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो इनका कार्यकाल दोस्तों 2021 से 2025 तक रहेगा, 2021 से 2025 तक
हेमंत बिस्वा शर्मा जी का। अगला देखते हैं, किस नागरिक सम्मान से सम्मानित भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी जी का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी जी का निधन हो गया है। ये दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ये रह चुके हैं निदेशक भी, 6 सालों तक ये निदेशक थे भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर के। इसके साथ ही ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2012 में ये उस पद से रिटायर हुए थे, ठीक है। उससे पहले ये BARC में थे 6 सालों तक, ठीक है, निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। तो इनको 2005 में पद्मश्री भी दिया गया, सम्मानित किया गया, और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 1989 में, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अभी कल मैंने सुशील कुमार के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। सुशील कुमार की अर्थ से फर्श तक की पूरी कहानी उसमें दी गई है, उनकी अचीवमेंट के बारे में और कैसे क्या विवाद हुआ था, क्या मामला था जिस वजह से इनको जेल जाना पड़ा है, इन सबको उसमें बताया गया है। तो आपने अगर ये वीडियो मिस कर दिया है तो वीडियो जाइए चैनल पर देख लीजिए, वीडियो आई हुई है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगला, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो इसके बारे में। अच्छा, वाडा बताया है तो वाडा से आप लोग नाडा को लिंक करके नाडा के बारे में भी बता दीजिएगा। इन दोनों ही क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर लिखना। क्विज जरूर सॉल्व कर लेना, क्विज मिल जाएगी आपको MZT ऐप पर। इसकी डिटेल PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। MZT एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, 22,400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा आप हमारे हिंदी के और SSC GD के कोर्सेज वगैरह को भी देख सकते हो। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है, हिंदी में आप 100% स्कोर करना चाहते हो, तो आपको ये कोर्स एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा आप SSC GD की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस पर अभी भयंकर डिस्काउंट चल रहा है, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो फिलहाल रखते हैं दोस्तों वीडियो को इतना ही। वीडियो में एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।